अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है और आप ये लेक्चर जो है वो ME इंग्लिश सेंटर पे देख रहे हैं। तो आज जो है वो अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज ही की वीडियो में मैं आपको जो है इसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, स्नेल लॉ भी समझाऊंगा और आखिर के अंदर जो है इसके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन विद सॉल्व आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैं एक चैनल शुरू कर रहा हूँ जिसमें जो है वो मैं एक्सपेरिमेंट करा करूँगा। ये जो चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसे एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया करूँगा। अब वो काफ़ी ज़्यादा महंगे भी होंगे एक्सपेरिमेंट, क्योंकि चीज़ें चाहिए होंगी। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद उस चैनल के बारे में बताऊँगा और साथ ही साथ उसका लिंक भी शेयर कर दूँगा, ठीक है, ताकि आप एक्सपेरिमेंट्स भी देख सकें। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं कि आपने कभी अपने घर में एक्वेरियम रखा है जिसमें मछलियाँ आप लोग जो है वो पालते हैं, मछलियों का टैंक कह लो जिसे आप उर्दू में कहते हो। तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर आप एक छोटी मछली को उसमें डालो तो वो बहुत बड़ी मछली नज़र आ रही होती है। तो ऐसा क्यों होता है? वो मछली बड़ी क्यों नज़र आ रही होती है? मेरा आपसे ये सवाल है। अच्छा, साथ ही साथ कभी आपने ऐसा देखा है कि कुछ लिखा हुआ और उसके ऊपर आप गिलास रख दो तो वो चीज़ें बड़ी नज़र आ रही होती हैं? तो ऐसा क्यों होता है? और साथ ही साथ आपने कभी ये देखा है कि लाइट जो है वो रेयर मीडियम में तो तेज़ मूव कर रही थी लेकिन डेंसर मीडियम में स्लो, ऐसा क्यों हो रहा है? और बैंड भी हो जाती है। तो यही सब चीज़ें जो हैं आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती क्या है। देखिए, मैंने आपको हमेशा ये बात बताई है कि साइंस और ख़ास तौर पे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री, ये तमाम ही तरह की जो साइंस होती हैं, आपके पास कोई भी वो ब्रांच हो साइंस की, आपके इर्द गिर्द तमाम चीज़ें, तमाम लॉ लग रहे होते हैं। लेकिन बस हम जो है वो किताब पढ़ते हैं और बस इतना काफ़ी है हमारे लिए और पास हो जाते हैं, और अब्जॉर्प्शन हमारी कुछ भी नहीं है। हम कोई भी चीज़ अब्जॉर्ब नहीं करते और ना ही कुछ समझ पाते हैं। तो इसीलिए हम खुद कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। बस जो किताब में लॉ पढ़ा उसको देख लिया, अब वो लॉ प्रैक्टिकल लाइफ में लग रहा है हमें नहीं पता। जब आप एक्सपेरिमेंट अपने आंखों के सामने होते हुए देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा कि क्या उसका रिज़ल्ट आ रहा है, किस तरह वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और साथ ही साथ जब वो एक्सपेरिमेंट होगा तो आपको लॉस पता चलेंगे जो आपने पढ़ रखा है, तो आप बोलेंगे अच्छा ये यहाँ पर अप्लाई होता है। तो वो अच्छा जो है ना, आपको काफ़ी अच्छा सिखाने के लिए काबिल होगा, करामत रहेगा। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। चैनल का जो नाम होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग सर्च कर लेना ME एक्सपेरिमेंट लैब। जैसे ME इंग्लिश सेंटर है उसी तरह ME एक्सपेरिमेंट लैब होगा, जो कि यहाँ पर परफॉर्म नहीं करूँगा क्योंकि ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट यहाँ तो नहीं कर सकता मैं, तो इसीलिए एक और जगह स्टूडियो बनाकर एक और जगह लेकर वहाँ पर परफॉर्मेंस करूँगा उसकी। क्योंकि अगर यहाँ पर आग वाग लग गई तो मेरे ख्याल से फिर ये जो इतना हज़ारों लाखों का सामान है ये सब ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब आ जाओ, पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले तो मैं आपकी बुक से ही हेल्प लेता हूँ। सबसे पहले देखो, यहाँ पर बुक में आपको कहा हुआ है कि यू नो डैट लाइट सीम टू ट्रेवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथवे इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो देखो, किसी भी मीडियम में, यानी फॉर एग्जांपल एयर है, अब जब तक लाइट एयर में रहेगी तो वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर। ये मेरे पास एयर के मॉलिक्यूल्स जो है वो फैले हुए हैं, ठीक है, एयर के मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल यहाँ पर फैले हुए हैं। तो आपके पास जो है ये एयर मौजूद है। अब जब इस एयर में से लाइट गुजरेगी ना तो अपनी जगह को तब्दील नहीं करेगी। ये रे ऑफ लाइट जो है, देखो मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। ऐसा नहीं है कि किताब पढ़ रहा हूँ या जो है वो जो लिखा हुआ है बस वो पढ़ दिया और अपनी तरफ से बता दिया, नहीं। सबसे बेहतरीन और सबसे जो इंटरेक्टिव तरीका है पढ़ाने का वो डायग्राम बनाकर एक्सपेरिमेंट कर होता है। तो डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम को ध्यान दो। रे ऑफ लाइट, ठीक है, रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, इसकी डायरेक्शन तब्दील नहीं होगी, ठीक है। याद रखना, जब भी लाइट किसी एक मीडियम में मूव करती है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में करती है, वो बेंट नहीं होती जब तक कोई मीडियम तब्दील नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक गिलास है, उस गिलास में से लाइट मूव कर रही है, जब तक वो गिलास ख़त्म नहीं हो जाता लाइट स्ट्रेट लाइन रखेगी। लाइट के अंदर ये सलाहियत मौजूद नहीं है कि वो खुद ही अपनी डायरेक्शन तब्दील कर ले सेम मीडियम में। मीडियम, अच्छा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मीडियम क्या होता है? मीडियम कोई भी चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, बोर्ड में यहाँ से लाइट पड़ी और यहाँ पर जाके ख़त्म हुई, ठीक है, यहाँ तक लाइट ख़त्म हुई, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। ऐसा नहीं होगा कि लाइट यहाँ आते 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 यूँ हो जाएगी और फिर यूँ आने लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, लाइट की डायरेक्शन स्ट्रेट रहेगी किसी भी एक मीडियम में।
अब रिफ्रैक्शन क्या कहता है? रिफ्रैक्शन ये कहता है कि जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाओगे और अगर आप उस मीडियम में जाते हो तो लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाओगे तो चेंज होगी डायरेक्शन, ठीक है, वो स्ट्रेट नहीं रहेगी, फिर वो बैंड होगी। लेकिन अगर एक ही मीडियम में रहोगे तो लाइट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, वो स्ट्रेट मूव करेगी। अब यहाँ पर एक केस ऐसा भी है कि जिसमें आपके पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पर लाइट की डायरेक्शन चेंज भी नहीं होगी। अब वो केस क्या है, पूरा डायग्राम बना के समझाऊंगा। तो ये बात समझ गए, स्ट्रेट ये मूव करेगी, ठीक है, ये स्ट्रेट मूव करेगी। तो ये जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी, ये बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट मूव करेगी। अच्छा, स्ट्रेट में ए भी आता है तो ए का इजाफा कर लो, ठीक है। तो स्ट्रेट जब भी ये मूव करेगी तो अपनी डायरेक्शन को तब्दील नहीं करेगी। अब रिफ्रैक्शन होता क्या है, देखो रिफ्रैक्शन डायग्राम से समझो, बहुत अच्छी तरीके से इंशाल्लाह बात समझ में आएगी। सेम डायग्राम आपके पास बनी हुई है, पेज 63 पर, ठीक है। पेज 63 पर जो सबसे पहली डायग्राम बनी हुई है उसी को यहाँ पर बनाकर डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। रिफ्रैक्शन का टॉपिक इंशाल्लाह ऐसा समझ में आ जाएगा कि आप भूलना चाहो तो भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। एक तो वो होता है कि टीचर समझा नहीं पाता, बच्चा भूल जाता है, और एक वो होता है कि बच्चा ध्यान ही नहीं देता, भूल जाता है, और एक वो समझाना होता है कि टीचर ऐसा प्यार से समझा देता है, ऐसा तरीके से समझा देता है कि बच्चा फिर भूल ही नहीं पाता है, ठीक है। अच्छा, कभी आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ हो आपको हमेशा याद रहता, कभी आपके साथ कभी कुछ बहुत बुरा हुआ हो आपको हमेशा याद नहीं रहता, ठीक है, हमेशा याद रहता है। और कभी नॉर्मल लाइफ चल रही हो तो चीज़ें भूलते जाते हैं। तो इसी तरह से ये है कि अगर कोई बहुत अच्छी तरीके से समझाएगा ना तो आपको हमेशा याद रहेगी बात। अच्छा भाई देखो, सबसे पहले मैं एक गिलास ले रहा हूँ। अब मेरे पास बोर्ड 2D है तो तमाम चीज़ें मैं 2D बनाऊँगा, ठीक है। गिलास तो 3D होता है आपके पास। तो ये आपके पास गिलास का फ्रंट हिस्सा है। अब जैसे कि ये बुक है ना, जैसे कि मेरे पास अभी बुक थी ये थी, जैसे कि मेरे पास ये बुक है, ये इस तरह मोटी है और ये फ्रंट हिस्सा है। तो इस तरह एक गिलास है आपके पास, बड़ी शीट है, और ये आपके पास उसका फ्रंट हिस्सा है। अच्छा, ये आपके पास गिलास आ गया, ठीक है। गिलास का मैंने इस हिस्से को कह दिया ए, चलो इसे ए नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं पी, चलो वही नाम दे देते हैं जो बुक में दिया हुआ इन्होंने, पी क्यू। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मैं तो बुक के मुताबिक दे रहा हूँ ताकि जो बुक में वर्डिंग लिखी हुई है वो भी इधर प्रूफ हो जाए। PQSR या PQRS, ठीक है। ये आपके पास आ गया आपका प्यारा सा गिलास, ये हो गया मेरे पास। और ये किस शेप में है, मैथ में बहुत बार पढ़ाई है ये बात, ठीक है। और मैंने कहा था कि ये जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो फिज़िक्स में इसकी क्या यूज़ है वो बताऊँगा। तो ये रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। ये कौन सी शेप है, रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर भी कह सकते हो, रेक्टेंगल शेप है ये रेक्टेंगल शेप का आपके पास आ गया एक गिलास, ठीक है। वाह भाई वाह, गिलास। अच्छा, अब ये गिलास आ गया, यहाँ से आई आपकी इंसिडेंट रे, यहाँ से आई आपकी इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे वो कौन सी होती है, मैंने इससे पहले टॉपिक में डिटेल में बताया था कि वो रे जो टकराती है आके उसे कहते हैं हम इंसिडेंट रे। तो ये आपके पास क्या आ गई, इंसिडेंट रे। अब किस एंगल पे ये टकराई है इस गिलास से, तो आप बोलोगे सर ये एंगल है, तो ऐसे एंगल नहीं पता किया जाता। एंगल कैसे पता किया जाता है, आप जो है वो नॉर्मल ड्रॉ करते हो इस गिलास के सरफेस के नॉर्मल ड्रॉ करते हो। नॉर्मल वो परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि आप गिलास के परपेंडिकुलर बना लेते हो, और फिर आप उस नॉर्मल को मज़ीद एक्सटेंड करते हो, ठीक है। पहले तो सिर्फ सरफेस तक रोक रहे थे हम, लेकिन अब हमें नीचे भी एंगल चाहिए उसी नॉर्मल का। तो ये जो हिस्सा होगा ना, ये होगा एंगल, और इस एंगल को कहोगे आई। आई क्या है आपके पास, यहाँ लिख रहा हूँ, जगह चाहिए होगी तो यहाँ लिख रहा हूँ। आई जो है आपके पास वो है ANGLE, एंगल ऑफ इंसिडेंट। पढ़ाने की बरकत से मेरी स्पेलिंग्स भी अच्छी हो गई हैं, वरना पहले मेरी स्पेलिंग्स बहुत ख़राब थी, पढ़ाने की बरकत है ये सब। तो ये आपके पास क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। ये आई लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं पूरा तो नहीं लिखूंगा ताकि डायग्राम ख़राब ना हो, तो उन टर्मिनोलॉजीज़ को मैं यहाँ डिफाइन कर दूंगा कि आई क्या है, ए क्या है, ई क्या है, वो तमाम चीज़ें, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट पे आके टकराई उस पॉइंट को मैं कह दूंगा ओ, ठीक है, उस पॉइंट को मैं कह दूंगा ओ। अब ओ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बुक में इन्होंने इस पॉइंट को ओ कहा है, और जहाँ से ये हमने स्टार्ट की थी वो उस पॉइंट को कह दूंगा ए। अब ये तो मुझे बुक से देखने पड़ेंगे पॉइंट्स, क्योंकि ABCD उन्होंने क्या लिया है ताकि समझ में आए।
अब ये लाइट आ गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि ये स्ट्रेट मूव कर जाए। अभी मैंने बताया था कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाओगे तो लाइट क्या होगी, बैंड हो जाएगी, लाइट की रे बैंड हो जाएगी। तो इस मीडियम में तो लाइट की रे आपके पास क्या थी, स्ट्रेट थी, एयर मौजूद थी बीच में, तो लाइट की रे स्ट्रेट थी। यहाँ पर एयर मौजूद है। अब एयर के पार्टिकल्स में नहीं बना रहा, लेकिन आप समझ लेना ये पूरे हिस्से में एयर मौजूद है। लेकिन अब ये गिलास मौजूद है, तो गिलास में जब ये आएगी तो ये क्या होगी, ये लाइट बैंड हो जाएगी। ये लाइट क्या होगी, बैंड, ठीक है, बैंड होते हुए नजर आई, बैंड होकर स्ट्रेट मूव करेगी जब तक उस गिलास में रहेगी। जब तक सेम गिलास में रहेगी स्ट्रेट मूव करेगी। तब्दीली कहाँ आई, तब्दीली सिर्फ वहाँ पर आई जहाँ पर ये लाइट एयर से गिलास में आई थी, उस पॉइंट पे तब्दीली आई। बाकी इस लाइट ने स्ट्रेट मूव करना था। अब ये जो लाइट है ना, ये जो एंगल है इसको बोलेंगे आप आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, RANGLE, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या रिफ्लेक्टेड एंगल भी कह सकते हो, मैं रिफ्लेक्शन कह रहा हूँ, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपके पास हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको अच्छी तरीके से पता है, सॉरी रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, RFR, एल लगा दिया वो गलती से मैंने। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन तो वो होता है लग के वापस जाना, रिफ्रैक्शन ये होता है उसमें तो पेनिट्रेट करके बस डायरेक्शन तब्दील कर लेना। तो ये हो गया आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन ही रिफ्रैक्शन, वो मैंने एल बोला उसे उस वक्त। अब यहाँ भी आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे एंगल पता करने के लिए, ठीक है, यहाँ भी एक नॉर्मल ड्रॉ होगा। नॉर्मल ड्रॉ क्यों किया जा रहा है कि ये लाइट्स क्या एंगल बना रही हैं, ये रे क्या एंगल बना रही हैं, वो पता कर सकें। नॉर्मल क्या है कि वो लाइन जो आपके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो सरफेस से, क्यों कर रहे हो ड्रॉ, ताकि जो एंगल बना रही है ना लाइट्स वो पता कर सकें, ठीक है। याद रखना ये छोटी छोटी सी बातें ज़िंदगी में बहुत काम आएंगी। छोटा छोटा कतरा करके दरिया बनता है ना, इसलिए इसी तरह छोटी छोटी नॉलेज करके एक साइंटिस्ट बन जाता है। एक छोटी छोटी नॉलेज जमा करते करते एक साइंटिस्ट बन जाता है इंसान, क्योंकि फिर वो साइंस को समझने लगता है। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि लाइट जो है वो किस तरफ बैंड होगी, तो याद रखना एयर हमारे पास क्या होती है, लेस डेंस, यानी उसकी डेंसिटी कम होती है। हमारे पास जो वो होती है क्या कहते हैं ग्लास, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो मोर डेंस होता है। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम यानी एयर से ग्लास में आएगी ना, तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। किस तरफ बैंड होगी, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। जब वही लाइट आपके पास गिलास से एयर में जाएगी तो वो अवे बैंड होगी, किससे, नॉर्मल से। इस तरह से ये लॉ है कि जब आपके पास लाइट जो है ना डेंसर मीडियम में जाती है ना, तो वो नॉर्मल की तरफ आ जाती है। लाइट की रे जब डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। अब जब लाइट की रे रेयर मीडियम में जाती है ना, तो वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो ये लाइट आपके पास यूं चली जाएगी, ठीक है, यूं चली जाएगी। तो ये आपके पास जो है वो ये लाइट नॉर्मल से दूर चली गई, तो ये जो है वो एंगल ऑफ इमर्ज्ड एंगल कहलाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ इमर्जन या एंगल ऑफ इमर्ज्ड कहेंगे इसे, ई से डिनोट करेंगे। अब ये एंगल जो है इसे बोलेंगे इंसिडेंट आई। ये जो आई है ना वो प्राइम एंगल है। आई प्राइम का मतलब है कि ये भी इंसिडेंट एंगल ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये लाइट आके यहाँ टकरा रही है ना, तो इसीलिए इंसिडेंट एंगल ही मैं इसे कहूँगा। ये भाईजान मेरे पास होगा ई। तो ई क्या है, EMERGED, इमर्ज एंगल, ठीक है, एंगल। चलो अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छी तरीके से आप ये समझ जाओगे इंशाल्लाह। अब आपने देखा लाइट ने 2 बार अपनी डायरेक्शन को तब्दील किया, लेकिन जब भी उसने अपनी डायरेक्शन को तब्दील किया जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, यानी बैंड हुई, लाइट बैंड हुई ना, सीधी जाते जाते मुड़ी, तो इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट घुसे तो वो अपनी डायरेक्शन को तब्दील कर ले, इसे क्या कहते हो आप, इसे कहते हो आप रिफ्रैक्शन। फिर बता रहा हूँ क्योंकि इतनी सारी डायग्राम बनाइए कि रिफ्रैक्शन क्या है, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और अपनी डायरेक्शन को तब्दील करे तो उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब एंगल किस तरह बनते हैं, ये तमाम काम किस तरह होता है, बहुत डिटेल में बता दिया। अभी भी कुछ काम रहता है वो भी देखो, ठीक है। अगर ये लाइट बैंड नहीं होती तो कहाँ पे जाके टकराती, मतलब फॉर एग्जांपल ये A और O वाली जो लाइट है, इसको नाम भी दे देता हूँ मैं, इन्होंने नाम दिया है इसे
इस पॉइंट को नाम दिया गया है बुक के मुताबिक बी, ठीक है, नाम मैं बुक के मुताबिक दे रहा हूँ, और इस पॉइंट को नाम दिया गया है सी। अब इस पॉइंट को क्यों नाम दिया अभी देख लेते हैं। अब मैं बोलता हूँ कि रिफ्रैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, रिफ्रैक्शन होती ही नहीं है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो फिर क्या होगा कि लाइट जो है वो इस मीडियम से आकर ऐसे स्ट्रेट मूव करेगी, ठीक है। अब ये क्यों बना रहा हूँ अभी आपको थोड़ी देर में बात समझ में आ जाएगी। आर भाई साहब आप इधर आ जाओ, ठीक है, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी बात। तो ये इतना गैप आ गया, अगर लाइट स्ट्रेट आती ना तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर लाइट जो है वो आपके पास स्ट्रेट रहती तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं आता, लेकिन लाइट जो है वो आपके पास क्या हुआ, स्ट्रेट नहीं हुई, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल अगर रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो लाइट बिल्कुल वैसे आती जैसे कि मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, लेकिन हमारे पास पूरा एक रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, तो लाइट स्ट्रेट नहीं गई, बेंड हो गई। तो ये जो डिस्टेंस है ना इन दोनों के दरमियान, इसे बोलते हैं हम लिटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लिटरल डिस्प्लेसमेंट इसे जो है वो कहा जाता है। तो याद रखना ये क्या है आपके पास, लिटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके पास इस चीज़ को क्या कहते हैं आप, इस चीज़ को कहते हैं आप LETERAL, लिटरल, DISPLACEMENT, लिटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ये ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है, ठीक है, ओरिजिनल डायरेक्शन, ठीक है, ये ओरिजिनल डायरेक्शन है। तो ये आपके पास पूरा एक कॉन्सेप्ट आ गया, ओरिजिनल डायरेक्शन, एंगल क्या है, तमाम चीज़ें मैंने डिटेल में बता दी। अब जो मैंने आपको तमाम बातें बताई हैं वही बातें अब इसमें वर्डिंग में लिख के दी गई हैं, उसको भी डिफ़ाइन कर देता हूँ। अच्छा, एक बात याद रखना, अगर ये AO नॉर्मल के क्या होती, बिल्कुल साथ होती, मतलब ये AO ऐसे होती कि बिल्कुल यूँ आती, तो लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करती, बल्कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो चली जाती लेकिन रिफ्रैक्शन नहीं होता। याद रखना, जब भी AO बिल्कुल जो है वो सेम होगी नॉर्मल के तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी। यानी कहना ये चाह रहा हूँ, जब ये AO परपेंडिकुलर बनाओगे ना, इस तरह बनाओगे AO को परपेंडिकुलर, अभी तो AO को बैंड बनाया था, लेकिन परपेंडिकुलर जब बनाओगे तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगी। बस ये होगा कि AO की स्पीड ज़्यादा थी और OB की स्पीड आपके पास कम होगी, लेकिन रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, फिर रिफ्रैक्शन नहीं होगी। रिफ्रैक्शन जब ही होती है जब आपके पास नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के दरमियान एंगल बनता है, याद रखना, ठीक है। तमाम चीज़ें इन डिटेल एक्सप्लेन कर दी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को कोई मुश्किल नहीं हुआ होगा। मैंने लिख दिया था इमर्ज्ड एंगल, या इमर्जेंस रे भी कह सकते हो आप, इमर्ज एंगल मैंने इसे लिख दिया। अगर इस लाइन को कहोगे तो इमर्ज रे कहोगे, लाइन को इमर्ज रे कहोगे, इस लाइन को इंसिडेंट रे कहोगे, और उससे जो एंगल बनेगा वो इंसिडेंट एंगल होगा, और इसे रिफ्रैक्टेड लाइन कहोगे, ठीक है। यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो आप रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। इसी तरह से ये इमर्ज रे है, अगर इस रे को कोई नाम देना चाहो तो ये EMERGED, इमर्जेंट रे है ये आपके पास, ठीक है। तो इमर्जेंट रे हो गई है आपके पास। बाकी तमाम चीज़ें मैंने इन डिटेल बता दी। साइड में हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ी मेहनत से ये डायग्राम मैंने ड्रॉ की है, ठीक है। इंसिडेंट रे भी लिख देता हूँ यहाँ पर, आप लोगों के लिए आसानी कर देता हूँ। याद रखना, ये आपके पास एयर मौजूद है बीच में, और ये आपके पास आ गई इंसिडेंट रे। अब ये डायग्राम मैं सिर्फ ऐसे ही रफली बता देता तो बहुत आसानी से काम हो जाता, लेकिन एक अच्छी सी प्यारी सी डायग्राम मैंने आप बच्चों के लिए बनाई ताकि आप लोगों को समझ भी आए, आप लोग मुझे याद रखो कि मैंने इतना अच्छा तरीके से समझा दिया था। अच्छा चलो, अब यही बात जो है वो देख लेते हैं। यही बात आपको पास वर्डिंग में लिख के दी हुई है, ऊपर भी थोड़ा बहुत डेफिनेशन लिखी हुई थी। तो अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन हमेशा याद रहेगी इंशाल्लाह कि द बेंडिंग इफेक्ट ऑफ लाइट, बेंडिंग इफेक्ट लाइट का, यानी बेंड से मुराद लाइट का अपनी डायरेक्शन को तब्दील कर लेना, जिस डायरेक्शन में जा रही थी उस डायरेक्शन से तब्दील हो जाना। एज इट्स पास फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट टू एन अदर, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाए, तो इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो ये है आपके पास क्या कहा जाता है, इस कॉल्ड लिखना था, या इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिख दिया, ठीक है।
तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कब होता है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर आप इंटर करते हो यानी दाखिल होते हो, ठीक है। ये इसी तरह से है कि जब आप अपने घर से स्कूल जाते हो तो आपको अपना कार्ड दिखाना पड़ता है ना, तो इसी तरह से यहाँ भी है कि जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हो तो आपके पास रिफ्रैक्शन होती है। अच्छा, अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हो तो लाइट की रिफ्रैक्शन किस तरफ होगी? नॉर्मल की तरफ, यानी लाइट बैंड होगी नॉर्मल की तरफ। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाओगे तो लाइट की रिफ्लेक्शन होगी नॉर्मल से अभी, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो यही बात अभी इधर भी लिखी हुई है। तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैंने बहुत डिटेल में बताई है। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं अल्लाह ताला से ये दुआ भी करता हूँ आपको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आए, क्योंकि मेहनत जब मैं कर रहा हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि आपको एक अच्छी एजुकेशन मिले, एक अच्छी नॉलेज मिले। और ये है वो अच्छी एजुकेशन और अच्छी नॉलेज जो कि बोर्ड पर आपको नज़र आ रही है, जो कि मैंने लिखी है। हाँ, ये नहीं कहिएगा कि सर आप बोर्ड को मोबाइल से करा रहे थे। मोबाइल से सिर्फ मैंने ये PQRS ये पॉइंट्स देखें ताकि जो बुक में वर्डिंग लिखी है ना उसको मैं वेरीफाई कर सकूं। अब मैं ये तो याद नहीं रख सकता था PQRS क्या है इधर लिया इन्होंने, क्योंकि मैं चाहता तो या Q भी ले लेता या आप ही ले लेता, मसला थोड़ी ना था मेरे लिए। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए सेम एस लिया। इस पॉइंट को D कह लो, ये पॉइंट जब C का है ना तो इस पॉइंट को D कह लो, ठीक है। ये D थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। D मेरा D थोड़ा थोड़ा O की तरह बनता है, तो ये आप नॉर्मल N से डिनोट होता है, या पूरी वर्डिंग लिखना चाहो तो लिख सकता हूँ, ठीक है। बाकी तो एज इट इज़ आपको बनी हुई मिली हुई है। अच्छा देखो, अब यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, अ रे AO स्ट्राइक द फेस यानी इसका सरफेस। जब AO ने स्ट्राइक किया सरफेस से तो वो जो है नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, क्यों? क्योंकि मीडियम डेंसर था, ठीक है। इट टेक अ लिटिल बेंट यानी छोटा सा बेंट लिया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के अलग आ रहा होगा क्योंकि बेंड हो गई है। इट टेक अ लिटिल बेंड टू द राइट ट्रेवलिंग अलोंग OB एट अ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ, ऐसे लिखा जाता है एंगल को, एंगल के साथ ये लगाया जाता है, इससे पता चलता है कि ये चीज़ एंगल है, ठीक है। मतलब जो ये तीर का निशान लगता है ना, इससे पता चल रहा होता है कि आपके पास ये एंगल है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ को हम डिनोट करते हैं ना। अब यही यहाँ पर मैं एंगल R की जगह पर पूरा का पूरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिख देता तो कितना टाइम लग जाता, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया। द रिफ्रैक्टेड रे OB हिट्स द फेस SR एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो SR, तो अब OB ने क्या किया? SR पर हिट किया, OB ने SR पे हिट किया और वो भी रिफ्रैक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि आप गिलास से दोबारा एयर में आ गए, तो वो क्या हुई? वो अवे मूव हुई। अवे मूव क्यों हुई? क्योंकि आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गए, यानी आप डेंसिटीज़ यहाँ ज़्यादा थी उससे कम डेंसिटी में चले गए, लेस डेंसिटी में चले गए। कम डेंसिटी वाले मीडियम को रेयर मीडियम भी कहा जाता है, इसलिए मैं बार बार रेयर मीडियम का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। द इमर्जिंग रे कौन सी है? वो रे जिसने अपनी डायरेक्शन को तब्दील करके आपको रेयर मीडियम में मिली है। आपको रे BC, ठीक है, BC इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे AO। अच्छा, अब ये जो BC मिली है ना आपको, ये AO के पैरेलल है, यानी अगर आप BC को ऐसे ड्रॉ कर दो तो AO उसके ऐसे आ रही होगी, ठीक है। तो ये पैरेलल का कंडीशन बन जाती है आपके पास। is parallel to the incident ray AO, however it has literally displaced with regards to incident ray when light emerge from refracting material that the parallel side there is a shift to the pathway that the light takes। तो जैसा कि आपने देखा कि इसने वाकई ही अपनी डायरेक्शन को तब्दील किया। अगर ये रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो AO जाके डायरेक्ट मिल जाता D से, लेकिन रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होने की वजह से ये तमाम फिनोमेना हुआ आपके सामने जो आपको नज़र आया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कहा जा रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशो होता है वो हमेशा कांस्टेंट आ रहा होता है सेम मटेरियल के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एयर और ग्लास के लिए ले रहा हूँ तो ये हमेशा सेम आ रहा होगा, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़। तो अगर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी ये जो I है 20 है, ये I जो है आपके पास, अगर ये I जो है आपके पास 20 है और साथ ही साथ आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 30 है, तो इन दोनों का अगर आप रेशो लोगे, यानी I को ऊपर रखोगे 30 को नीचे रखोगे, I को ऊपर रखोगे 30 को नीचे रखोगे, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.5। इसी तरह से अगर आप एंगल बढ़ा दोगे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाओगे,
तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाएगा आपके पास। जैसे जैसे आप, मैंने अभी बताया था ना, जैसे जैसे आप नॉर्मल के करीब जाते रहोगे इस तरह से क्या होगा कि आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट वो तो बढ़ेगा लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जैसे आप जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, वो उस तरफ चला जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये फिनोमिना होता रहेगा, मतलब ये इस तरफ आता रहेगा। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हुआ। तो इस तरह जब एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम हो रही है तो रेशो जब भी आप लोगे तो सेम आएगा। जैसे कि आप 30 और 19 का रेशो लो, अगर आप 30 और 19 का रेशो लोगे तो भी आपके पास वैल्यू जो है वो सेम आएगी। ठीक है, आप लेके चेक करो 30 डिवाइडेड बाय 90 तो आपके पास वही आ रहा है 1.57। तो इसी तरह से आप और भी कर सकते हो प्रैक्टिकली परफॉर्म। आप चाहो तो एक काम करो, आप 20 वो ले रहे हो ना एंगल ऑफ इंसिडेंट, आप 19 एंगल ऑफ इंसिडेंट ले लो, तो आपके पास क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बढ़ेगा, वो आपके पास 18 हो जाएगा, या जितना उसमें इजाफा आ सकता है वो आ जाएगा। अब वो एक्सपेरिमेंटली हमें पता करना होता है कितना इजाफा आ रहा है। तो जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा रहा हूँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होता जा रहा है, तो इस तरह से इन दोनों का रेशो सेम आ रहा होगा। अब कहीं पे 1.4 भी आ रहा है लेकिन उसे हम 1.5 ही तसव्वुर करेंगे और कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, रेशो को, रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल मैं एक चाय बना रहा हूँ कप में, ठीक है, और एक ख़ास रेशो में दूध पत्ती मिला रहा हूँ। अब वही ख़ास रेशो में जो है एक पूल में चाय बना रहा हूँ और उसमें मिला रहा हूँ, तो जो टेस्ट आपको एक कप में मिला ना चाय बनाने पर, वही टेस्ट आपको पूल में भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने रेशो सेम रखा। तो ये चीज़ होती है। अब आपको पता है चाय की पत्ती ज़्यादा डालोगे, दूध कम डालोगे तो टेस्ट अलग आएगा, और अगर दूध ज़्यादा डालोगे, पत्ती कम डालोगे तो टेस्ट अलग आएगा। तो इस तरह से ये चलता है हिसाब किताब रेशो का। अब आ जाओ कंक्लूजन, आपने सीखा क्या इससे, समझ क्या आई आपको बात? सबसे पहले तो आपको ये बात समझ में आई, अ रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर टू द ग्लास स्लेब और अलोंग द नॉर्मल इज नॉट रिफ्लेक्ट। तो जैसे कि मैंने अभी आपको ए बी की डायग्राम बना के बताई थी कि समझो ये ए बी जो है ना, ये नॉर्मल के बिल्कुल जो है वो साथ ही बन रहा है। ए बी जो है वो नॉर्मल के बिल्कुल साथ बन रहा है, समझ लो ऐसे नॉर्मल इस लाइन के ऊपर ही बन रही है। तो क्या होगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम आ रहा होगा। तो कोई इंसिडेंट, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी। बस क्या होगा कि आपके पास AO की स्पीड ज़्यादा होगी, OB की स्पीड कम होगी, बस ये होगा, रिफ्रैक्शन कुछ नहीं होगी। याद रखना, जब इंसिडेंट एंगल नॉर्मल एंगल बिल्कुल सेम आ रहा हो, यानी इंसिडेंट एंगल भी 90 आ जाए, इंसिडेंट एंगल भी 90 आ जाए, देखो अभी ये 90 पर है ना इंसिडेंट एंगल, कि ये इसके परपेंडिकुलर है, तो कोई रिफ्रैक्शन आपके पास नहीं होगी, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी आपके पास। अच्छा, बस स्पीड में तब्दीली आएगी, स्पीड रेयर मीडियम में ज़्यादा होगी, डेंसर में कम होगी। ये n बनाया मैंने, m नहीं बनाया। A ray of light incident at an angle to the normal band toward the normal when it enters into an optically denser medium, air to glass. Similarly, a ray of light bent away from the normal when it enter an optically less denser medium. तो जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बहुत डिटेल में बताई थी, वही बात लिखी हुई है कि अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाओगे तो ये जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ आएगी। अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाओगे, यानी डेंसर ग्लास में जो है वो मास ज़्यादा होता है कम वॉल्यूम में, और एयर में जो है वो कम मास होता है और वॉल्यूम जो है वो भी कम होता है। तो मतलब वॉल्यूम आपके पास कम है, मास भी आपके पास कम है, तो डेंसिटी कम आ रही होगी। यहाँ पर आप वॉल्यूम सेम रखो दोनों जगह, इधर भी वॉल्यूम सेम रखो, इधर भी वॉल्यूम सेम रखो, तो डेंसिटी ग्लास की ज़्यादा आ रही होगी। क्यों? क्योंकि ग्लास में मास ज़्यादा होगा और इसमें एयर में डेंसिटी कम आ रही होगी। क्यों? क्योंकि एयर में जो है वो आपके पास मास कम होगा। ठीक है, तो आपके पास जब आप रेयर मीडियम में हो, जब आप डेंसर मीडियम में हो और लेस डेंसर मीडियम में जा रहे हो, तो ये जो लाइट है, इमर्ज लाइट, ये दूर चली जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, और यही काम मैंने ऊपर भी समझा दिया आपको। अच्छा, आगे कहते हैं कि रेशो हमेशा सेम रहेगा, यानी इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल, इन दोनों का रेशो हमेशा सेम रहेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ही रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें हमेशा रेशो आपके पास सेम आ रहा होगा। उस रेशो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है। अभी वो मैं यहीं पर समझा दूंगा डिटेल में।
अच्छा, अब जैसे कि हमने 2 लॉ पढ़े थे रिफ्लेक्शन के, क्या पढ़ा था कि आपके पास इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड रे, या इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी यही लॉ है, यहाँ भी 2 लॉ है रिफ्लेक्शन के। एक लॉ क्या कहता है कि नॉर्मल इंसिडेंट रे और नॉर्मल इंसिडेंट रे और एंगल रे ऑफ रिफ्रैक्शन या इमर्ज रे, ये तीनों की तीनों, इमर्ज रे को हटा दो, 3 मिला लो बस, जिसमें आपके पास है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों की तीनों आपके पास एक ही प्लेन में बन रही होती हैं। अब एक प्लेन क्या होता है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये एक प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन, ये तीसरा प्लेन, ये चौथा प्लेन। तो तमाम का तमाम काम इस प्लेन में हो रहा होगा आपका, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, ये आपके पास कहलाता है, ये आपके पास कहलाता है एक प्लेन, ठीक है। तो ये प्लेन अक्सर प्रॉब्लम करता है। अच्छा, और एक और लॉ इसका ये है कि आपके पास जो है वो रेशो जो है वो हमेशा सेम होगा, रेशो हमेशा सेम आ रहा होगा, इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टेड रे का, ये इन दोनों का रेशो आपके पास हमेशा सेम आ रहा होगा। यही लिखी हुई है यहाँ बात। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी डिफाइंड, और उस रेशो को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या स्नेल लॉ, जो अभी नीचे बता दूंगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन द रे ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अच्छा, अब इसी चीज़ को जो है मैं यहाँ पर आपको करके भी दिखा देता हूँ कि ये यहाँ पर कैसे डिफ़ाइन करी जा रही है, ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि यहाँ मैं आपको इसका लॉ समझा दूँगा। इसको डायग्राम को रिमूव नहीं कर रहा क्योंकि डायग्राम इधर इस्तेमाल होगी बताने के लिए बार बार, तो इसलिए डायग्राम हमारे पास सेम रहेगी। टाइम काफ़ी लग रहा है तो इसे जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। टाइम देख लेना कितनी देर का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, आई थिंक आधा घंटा हो गया। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसका न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। अच्छा देखो भाई, ये आपके पास है साइन एंगल आई, और साइन अभी टिग्नोमेट्री आपने नहीं पढ़ी है तो ये मैं ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा तो भी समझ में नहीं आएगा। तो अभी टिग्नोमेट्री आपकी आने वाली है तो उसमें इंशाल्लाह इसको डिटेल में बता दूंगा। तो इस दोनों के रेशो को, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के रेशो को कहा जाता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जिसे कांस्टेंट कह लो, कांस्टेंट कह सकते हो, या और इसका एक और नाम दे सकते हो आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये दो नाम इसको दे सकते हो, ये दो नाम इसके जो है वो दिए जाते हैं हमें बस। इसी को स्नेल लॉ भी कहा जाता है, इसको स्नेल लॉ भी लिख सकते हो। और स्नेल लॉ यही कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों जो है वो इनका रेशो कांस्टेंट आ रहा होता है, इसे बोलते हो आप स्नेल लॉ। इसकी मदद से आगे न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको न्यूमेरिकल इसके दिए हुए नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा जो है वो तमाम कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, एक बात याद रखना, जब भी लाइट रिफ्रैक्ट करती है तो रिफ्रैक्शन समझ लिया ना डिटेल में, अब तो ये समझ लो कि जब भी लाइट रिफ्रैक्ट करती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है और डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और कलर लाइट की सेम रहती है। फॉर एग्जांपल अगर ये ब्लू लाइट है तो जब ये यहाँ पर आपको वापस मिलेगी, दोबारा उसी मीडियम में आएगी, बीच वाले मीडियम से, तो भी ये आपको ब्लू लाइट ही मिलेगी, आपको रेड नहीं मिलेगी, और फ्रीक्वेंसी भी सेम आ रही होगी। बस इसकी स्पीड में फ़र्क आया होगा, कहाँ पर, गिलास में। जब ये रेयर मीडियम में थी तो इसकी, यानी जब ये लेस डेंसर मीडियम में थी तो इसकी स्पीड ज़्यादा थी, जब ये गिलास में गई तो इसकी स्पीड कम हो गई, जब ये वापस गिलास से लाइट आपके पास दोबारा एयर में आई तो इसकी स्पीड दोबारा ज़्यादा हो गई और वेवलेंथ में भी फ़र्क आ गया। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप एक और फार्मूला भी जानते हो अच्छी तरीके से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वो आपके पास क्या है, C अपॉन N भाई साहब, C अपॉन V भाई साहब। अब C क्या है, C आपके पास है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये मैं आपको बहुत बार लिखवा चुका हूँ, आप लिख लेना, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और इन दोनों का रेशो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है वो करा देता हूँ, उसके बाद सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस और चैप्टर नहीं ख़त्म होगा, सिर्फ टॉपिक ख़त्म होगा।
एक प्रॉब्लम यहाँ पर पता है क्या आ रही है, मेरे पास इंक नहीं है, मतलब इंक डाली नहीं मैंने पेनों में, वो मुझसे गलती हो गई। तो ये हो गया गिवन डेटा। अच्छा, गिवन डेटा को साथ ही लिखते हैं ना, इतना दूर दूर भी कर रहे हैं, इनका आपस में फड्डा तो नहीं हुआ, तो इसलिए इनको साथ ही लिखते हैं। गिवन डेटा और टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड। चलो दूसरा पेन इस्तेमाल करता हूँ। ब्लैक पेन भी पता नहीं कहाँ गिर गया मुझसे। चलो दूसरा पेन इस्तेमाल करते हैं। इसकी थोड़ी नेब मोटी है लेकिन समझ में आ जाएगा। तो देखो, आपको कहा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड इज, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास क्या है? आई थिंक मुझे शक हो रहा है कि यही न्यूमेरिकल मैं कर चुका हूँ पीछे। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास ये है, इसका कोई आपके पास यूनिट नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशो है, इसलिए इसका यूनिट नहीं होता। रेशो में क्या होता है कि आपके पास ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़ सेम होती है, तो उन दोनों के यूनिट्स कट जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लेंथ और ब्रेथ का रेशो ले रहे हैं तो दोनों ही मीटर होंगे, तो मीटर से मीटर कटेगा तो नो यूनिट आएगा, नो यूनिट, ठीक है। तो इसीलिए इसका रेशो नहीं होता, इसका यूनिट नहीं होता। रेशो तो लिख लिया ना मैंने, तो इसका यूनिट क्यों नहीं है, रेशो का बता दिया मैंने आपको। नो यूनिट, तो नो यूनिट भी नहीं लिखना हमने। अच्छा, सी क्या है आपके पास? सी जो है आपके पास वो है, तो सी आपके पास जो है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वी आपके पास जो है वो है अननोन, वही तो आपको पता करना है। यहाँ यही तो कह रहे हैं, ये व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होगा। हाँ सही है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, यानी डायमंड की स्पीड ऑफ लाइट क्या है। तो सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट क्या है डायमंड में, ये आपने पता करना है, ठीक है। वैक्यूम में तो आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट क्या आ रहा है डायमंड के अंदर से। डायमंड की स्पीड ऑफ लाइट क्या है ये नहीं पता करना, डायमंड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या है ये पता करना है मैंने, ठीक है। तो सोल्यूशन लिख दूंगा। अभी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, n = स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पता है, स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो सेट करा दोगे तो v भी पता चल जाएगा। v = c/n, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.42, इन दोनों को करते हैं डिवाइड, आपके पास आपका आ जाएगा आंसर 3 exponent 8 डिवाइडेड बाय 2.42। मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1v = 1.2 × 10⁸, ठीक है। मैंने कैलकुलेट कर लिया है इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से, तो ये मेरा आंसर है। अब ये सही है या गलत चेक कर लेते। बिल्कुल सही आ रहा है, 4 भी आ रहा है तो 4 भी लिख लो। चलो, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं सर आपने 4 क्यों नहीं लिखा। तो बेटा एक पॉइंट के बाद 2 नंबर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे लेना चाहो तो सारे ही ले लो। ये न्यूमेरिकल हो गया। अब इसी तरह से ना कुछ आपको यहाँ पर और भी चीज़ें दी हुई हैं कि आपके पास स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद रखना पड़ता है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यहाँ भी दिया हुआ था 7.42 और यहाँ लिखा हुआ 7.41। तो उन्होंने क्या किया है कि इसे जो है वो राउंड ऑफ कर दिया है, 7 को ख़त्म कर दिया और एक कैरी आगे दे दिया, तो वो 2 हो गया, 7.42 हो गया। तो राउंड ऑफ की टेक्निक आपको पढ़ाई थी मैंने 9 के अंदर, टॉपिक नहीं था लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाया था उसे, क्योंकि मुझे पता था आगे बहुत इस्तेमाल होगा न्यूमेरिकल में। ग्लास फ्लिंट यानी ग्लास का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.66 दिया हुआ है, और ग्लास क्रोन का आपको 1.5। मुख्तलिफ किस्म के गिलास होते हैं ना, एक आपके पास पेप्सी का गिलास होता है, एक आपके पास अपने घर में जो गिलास रखे होते हैं वो गिलास होता है, तो उन सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग आ रहा होता है। पेपर एक्स का जो आ रहा है आपके पास 1.49, वाटर का आपके पास 1.33, ये इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, स्पीड ऑफ लाइट कितनी रहेगी वैक्यूम में और इनमें जाकर क्या आ जाएगी, उसका रेशो बनता ही है। आइस का आपके पास 1.3, एयर का आपके पास 1.003, वैक्यूम का आपको जो है वो 1 दिया हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल्स में क्या रहेगी वो दिया हुआ है 1.25 × 10⁸। ये ऊपर जो इन्होंने लिखा हुआ है ना मल्टीप्लाई 10⁸, यानी इन सब के साथ लगेगा 1.81, 2.01, 2.25, 2.30, 2.99 और 3। और इसी तरह से क्रिटिकल एंगल भी दिए मैं 24.4, 37.0, 41.2, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ इसके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस पर, जिसके आंसर्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं और लिख के रखे हैं ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो।
When a ray of light pass through a medium to another of different optical densities perpendicularly, it does not change its direction. It is possible. It is not possible. It is also reflection. तो यहाँ पर ये यही बात कह रहे हैं कि आपके पास जो एक रे ऑफ लाइट है वो पास हो रही है मीडियम से और फिर वो दूसरे मीडियम में जा रही है, लेकिन वो परपेंडिकुलरली जा रही है। फॉर एग्जांपल AO आपके पास एयर में मौजूद थी, उसके बाद वो ग्लास में चली गई जो कि AOB बन गई आपके पास। तो क्या ये रिफ्रैक्शन हुआ? तो आपने लिखना है रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, ये रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। बस क्या हुआ, AO की स्पीड ज़्यादा थी, OB की स्पीड कम है। तो यही चीज़ें मैंने इन डिटेल में बताई थी। अब इसका आंसर इस तरह लिख लो कि नो इट्स नॉट रिफ्रैक्शन, इट इज़ नॉट, ये इट्स नॉट कह दिया मैंने, उसे कंट्रैक्शन पढ़ दी। इट इज़ नॉट रिफ्रैक्शन बिकॉज रिफ्रैक्शन इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द इंसिडेंट एंगल इज़ डिफरेंट एज कंपेयर टू इमर्ज एंगल। तो रिफ्रैक्शन जब ही होगा जब इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल में फ़र्क होगा, या फिर ये भी कह सकते हो इंसिडेंट एंगल और इमर्ज एंगल में फ़र्क होगा, दोनों बातें कह सकते हो। तो मैंने दूसरी बात कह दी। आगे कहते हैं लिस्ट द फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट चेंज व्हेन रिफ्रैक्शन अकर्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ में चेंज आता है। फॉर एग्जांपल ये जो लाइट थी AO इंसिडेंट रे, इसकी स्पीड ज़्यादा थी, ग्लास में जाने पर स्पीड कम हो गई। ये लाइट जो थी इसकी वेवलेंथ ज़्यादा थी, ग्लास में जाने पर कम हो गई, क्योंकि स्पीड कम हुई तो वेवलेंथ भी कम हुई होगी। एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, V = f लैम्डा। और साथ ही साथ डायरेक्शन चेंज हुई, तो 3 क्वांटिटीज़ चेंज हुई हमारे पास, तो वो मैंने लिख दी है, स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब वो क्वांटिटीज़ जो नहीं चेंज हुई रिफ्रैक्शन के दौरान, फॉर एग्जांपल ये ब्लू लाइट थी, आपको वापस में भी ब्लू लाइट ही मिली, और फ्रीक्वेंसी जो AOB की थी, AO की थी, वही फ्रीक्वेंसी BC की भी मिली आपको। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज एज द कलर यूज्ड रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आप जिस कलर की आपने लाइट इस्तेमाल की थी रिफ्रैक्शन में, वही लाइट आपको मिलेगी। हाँ, अगर ये प्रिज्म के तौर पे तो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको देख लो। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको नहीं कही थी, चैनल सब्सक्राइब की, तो आप यहाँ तक आप वीडियो देख कर आए हो तो ज़रूर सपोर्ट करते हो, जब भी आए होगे तो सब्सक्राइब करना, चैनल बेल आइकन प्रेस करना। आप सोचते हो कि मैं बार बार क्यों सब्सक्राइब का कहता हूँ, तो भाई सब्सक्राइब करते हो तो मोटिवेशन मिलती है ना। जैसे ही कोई चैनल पे आता है वो सबसे पहले देखता है सब्सक्राइबर कितने हैं। सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं तो यानी वाकई अच्छा पढ़ा रहे होंगे, सब्सक्राइबर कम है तो यानी बेकार पढ़ा रहे होंगे। यानी ये नहीं कह रहा कि जिनके सब्सक्राइबर कम है वो बेकार पढ़ा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं बस देखते हैं, तो फिर टीचर को उसका डिसएडवांटेज रहता है। तो जितने भी चैनल आप एजुकेशन के देखते हैं ना, उन सबको सब्सक्राइब कर दें। चलें उनका जो है वो नोटिफिकेशन ऑफ रखें, लेकिन कम से कम सब्सक्राइब करें ताकि उस टीचर को मोटिवेशन मिले और वो जो इतनी मेहनत कर रहा है ना वो इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू रखें। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट इसका 100 रुपये का है, आप तो फ्री में ले लो, ठीक है। तो कोई इसके स्क्रीनशॉट के पैसे नहीं, ऐसी मजाक कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट फ्री का है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कर लो। अब इंशाल्लाह मैं आगे 4 वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको मैं बताऊँगा किस बारे में। मैं आपको क्लास 9 का रिज़ल्ट कब आएगा ये बताऊँगा, ME इंग्लिश सेंटर को आपने सब्सक्राइब करना है और MF इंग्लिश सेंटर को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ME इंग्लिश सेंटर और ME एक्सपेरिमेंट लैब, तो ये सब कर लो। इसके बाद अब उसके ऊपर बात करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना मुझे।